नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। आपको याद होगा जब वरिष्ठ नागरिक दिवस था तब हमने एक वीडियो डाली थी सीनियर सिटीजनशिप को लेकर के, और अभी हमारे एक बंधु हैं जो नौकरी कर रहे थे, नौकरी से वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद वृद्धावस्था के कारण नहीं बल्कि ऐसी बीमारी उनको हुई उसके कारण वह दिव्यांगता की श्रेणी में आ गए, यद्यपि उन्होंने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनवाया हुआ है। भगवान की कृपा से भरा पूरा परिवार है। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया और फोन पर हमसे चर्चा किया कि भाई साहब, मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है और हद से ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको नहीं देना चाहता हूं, बताइए मैं क्या करूं। हमारी देखभाल भी नहीं करता है। तो हमने संक्षेप में जो पूर्व में वीडियो डाली थी वह वीडियो उनको शेयर कर दी, लेकिन मुझे लगा कि समाज में ऐसे हमारे बहुत से वरिष्ठ नागरिक बंधु हैं, भगिनियां हैं, जो एकल परिवार की संकल्पना के नाते या यूं कह लें कि पाश्चात्य सभ्यता के हावी होने के नाते परेशान हैं, और इस कदर परेशान हैं कि उनके अपने ही उनको गैरों की तरह देखते हैं और सिर्फ उनकी दृष्टि उनकी संपत्ति पर है, जबकि सिद्धांत तो यह है कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते। तो जो उनका सवाल था हम क्या करें उस विषय पर, चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला है इसलिए उत्तर प्रदेश में जो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के प्रकाश में 2014 में नियमावली आई है, हम उसके प्रकाश में बात करने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ इस प्रकरण में मेंटेनेंस की बात करेंगे। आपको याद है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 इस तरह से प्रावधान करती है कि यदि मां बाप अशक्त हैं तो जो उनके एस्टिमेट चाइल्ड्स हैं, उनके घर के लोग हैं, उनको मेंटेन करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। जब वो इतनी उम्र के हो गए हैं, चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, तो दीवानी न्यायालय तक आना उनके लिए कष्टप्रद है। चूंकि दिव्यांगजन भी हो तो गए हैं वो, परंतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन वो कोई भी लाभ पाने के अधिकारी नहीं है। तो मेरा सुझाव भाई साहब को और बहन जी को यह है कि कृपया बिना हिचक बिना झिझक आप अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वावलंबन की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करके बनवाइए ताकि आपको दिव्यांगता का लाभ मिल सके। दूसरा, अब यहां पर बात आती है सीनियर सिटीजनशिप एक्ट की। चूंकि उनकी आयु वरिष्ठ नागरिक की हो चुकी है, ऐसे में जो परिवार न्यायालय है दंड प्रक्रिया संहिता की 125 के अधीन अगर वो आना चाहें तो तारीख पे तारीख लंबी तारीखें पड़ती हैं और संभवतः जब तक मामले का निस्तारण होगा तब तक तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो फिर वो क्या करें? इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के प्रकाश में उत्तर प्रदेश में जो नियमावली आई है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है, और इसके लिए जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर हैं वो भी हैं, जिनको सुलह समझौता अधिकारी बोलते हैं। ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है और वो सब डिवीजन लेवल पर बना हुआ है, यानी परगना वाइज बना हुआ है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है। अगर कोई उसे शुद्ध होता है तो वहां भी वो अपील कर सकता है। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ऐसे सभी बंधु भगिनी, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको चाहिए कि नियमावली में फॉर्म ए संलग्न है। फॉर्म ए में उनको ज्यादा कुछ विवरण नहीं देना है, उनको अपना नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर ये सब देना है। फिर जो उनके विपक्षी गण हैं, रेस्पोंडेंट, जैसे उनके जो लेजिटिमेट उनके बच्चे हैं और लोग हैं जो अधिनियम की परिभाषा के अनुसार उत्तरदायी हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनका पूरा पता, विवरण, मोबाइल नंबर सहित देना है। फिर आपको यह भी उसमें देना है
कि घटना क्या क्या हुई है, पूरे तथ्य आपको दिखाने हैं। आप तथ्यों के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि हमको दौरान लंबित रहने या प्रार्थना पत्र अंतरिम भरण पोषण भी दिया जाए। हाँ, एक डिक्लेरेशन जरूर देना पड़ता है कि यदि आपने यहां पर आवेदन दिया है, यानी ट्रिब्यूनल के सामने आवेदन दिया है, तो एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि किसी भी न्यायालय में इस तरह का वाद इससे संबंधित लंबित नहीं है। यह घोषणा देनी पड़ती है आपको। साथ ही क्षेत्राधिकार की बात आती है, उसकी भी घोषणा करनी पड़ती है। वो फॉर्मेट है फॉर्म ए, इसीलिए मैंने बता दिया फॉर्म ए में आप कर सकते हैं। अब आपने एप्लीकेशन जब दे दिया ट्रिब्यूनल को, तो हो सकता है कि एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट हो। हालांकि न्याय के हित में तो आवश्यक होता है कि यदि कोई आवेदन दिया गया है और उसमें कोई कमी है तो उसमें करेक्शन के लिए टाइम मिलता है, मॉडिफिकेशन आप इसको कर दीजिए, दुरुस्त कर दीजिए। और इस तरह से प्रावधान वहां भी है, वो समय देंगे, उसको करेक्शन कर देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा वृद्ध वरिष्ठ नागरिक बंधु भगिनी है जो नहीं आवेदन कर सकता, तो ट्रिब्यूनल स्वयं अपने स्टाफ के माध्यम से उस एप्लीकेशन को सारे पर्टिकुलर के साथ सुमोटो कॉग्निजेंस जब लेने जा रहे हैं तो उनको भरवाना पड़ेगा, फॉर्म ए कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी कार्रवाई कर पाएंगे। ट्रिब्यूनल ये कोशिश करता है सुलह समझौते के आधार पर बात बन जाए, परिवार का मामला ही ना बिगड़े। परंतु अगर सुलह समझौता अधिकारी के पास मामला रेफर कर दिया गया और उसके बावजूद सुलह समझौता नहीं हुआ, तो फाइल फिर 30 दिन के अंदर वापस आ जाती है ट्रिब्यूनल में, और फिर ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं विधि अनुसार, जैसा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता में होता है, और फिर साक्ष्य लेने के उपरांत वह निर्णय पारित करते हैं। और वह निर्णय जो होता है मेंटेनेंस का, अगर कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसको वारंट बनाकर जेल भी भेज सकते हैं, रिकवरी के लिए फाइन भी कर सकते हैं। परंतु ये सब वो तब करते हैं जबकि प्रत्येक तिथि पर जो उसने ब्रीच किया है, जो मेंटेनेंस नहीं दिया है, उसके बाबत आवेदन कोर्ट पर आ गया है 30 दिन के अंदर, तभी अदालत ऐसा निर्णय लेती है, तभी ट्रिब्यूनल ऐसा निर्णय लेता है। अगर सुलह समझौता हो गया पक्षों में, जैसे हमने पहले कहा, तो सुलह समझौते की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है कि जो सेटलमेंट ऑफिसर ने, जो कॉन्सलेशन सुलह समझौता अधिकारी थे, जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, क्या वो सही है, आप दोनों लोग सहमत हैं। अगर सहमति की बात बन जाती है तो उसी आधार पर इस मामले का निपटारा कर दिया जाता है। लेकिन यहां एक बात मैं चलते चलते बता दूं कि इस तरह के मामले में दीवानी न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को बार किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे मैटर को वो नहीं देख सकते हैं अगर वरिष्ठ नागरिकता के आधार पर, और जो ये वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कानून है उसके प्रकाश में कोई मामला लाया जाता है तो दीवानी न्यायालय उस मामले को संज्ञान में नहीं लेगी। हालांकि एक खास बात है, चूंकि हमारे जो बंधु हैं उन्होंने प्रॉपर्टी की ही बात की, प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, तो जो ये वरिष्ठ नागरिक अधिकार कानून है इसमें प्रॉपर्टी एंड पर्सन दोनों की सुरक्षा, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की जो बात कही गई है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम लोग महामानव कहते हैं, जितने भी काम होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से ही होते हैं, उनको सौंपा गया है, ये उनका दायित्व है। और इस पर कई सारे न्यायालयों का अभिमत भी आ गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी निर्णय इस बिंदु पर आ चुका है। प्रॉपर्टी में कैसे क्या करना है इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन हां, इतना निवेदन जरूर करेंगे कि अभी फिलहाल जहां तक भरण पोषण की बात है, इन विषयों को लेते हुए अपने स्तर से जागरूकता में भाग लेने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। साथ ही अगर ऐसा कोई मामला आता है तो अपनी जहां पे आप निवास करते हैं या जहां आपके बंधु भगिनी निवास करते हैं पीड़ित, वहां के क्षेत्राधिकारिता वाले जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनके सम्मुख, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं उनके सम्मुख इस तरह से आवेदन प्रस्तुत करके कार्यवाही करवाने में भी मदद करें। आज की बात यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी करिए नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।